और आपने मंजूरी दे दी है, मतलब रंगून से उनको स्वागत यहाँ किया जा रहा है। इसलिए आप लोग खुश नसीब है कि आप हाजिर हैं, और वो बदनसीब है जो यहाँ पर हाजिर नहीं हो सके। यहाँ के लिए मुबारक मौका है, ये इतिहास गिना जाएगा, ये चंद लोगों के नाम, ये चंद लोगों की तस्वीर है। ये देश जब तक है तब तक यहाँ आप जाने जाओगे। ये एक प्रस्ताव पर मेरी थोड़ी सी राय है, और ये बहुत जल्द जो है इसको ऑफिशियल जो है ऐलान किया जाएगा। और करीब दिल्ली में बैठ करके अभी मशवरा करें, आप लोग भी मशवरा करके दीजिएगा। दिल्ली में बैठ करके ये प्रस्ताव भारत सरकार को दिया जाएगा, देश को दिया जाएगा कि हमारा बहादुर सिपाही विदेश में दफन है, उसको अपने देश में लाया जाए। आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक बदन में गर्म खून की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ड्राफ्टिंग करेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इस प्रस्ताव कमेटी के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इस प्रस्ताव कमेटी के मेंबर आपसे मान लिए जाते हैं। सभी लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, क्या आप सब लोग स्वीकार करते हैं इसको? इसमें जब जब भी चर्चा होगी, जब जब भी बैठक होगी, इसमें जो है आपको कॉल किया जाएगा। इंशाल्लाह आपकी आमद रहनी चाहिए। और आने वाली 10 मई को हम दिल्ली में बैठकर, चाहे वो जलसे के रूप में हो, चाहे वो किसी एक साधारण मीटिंग के रूप में हो, हम लोग आने वाली 10 मई को दिल्ली में बैठेंगे। एक कार्यक्रम का जो है आज ही ऐलान किया जा रहा है कि आने वाली 10 मई को हम दिल्ली में बैठेंगे, और इस पे विस्तृत चर्चा करने के लिए देश भर के बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करेंगे। जी, शुक्रिया कर देता हूँ। दूसरा प्रस्ताव ये है कि आजकल जो माहौल बना हुआ है, वो आने वाली जो सरकारें हैं, जो सरकारें उसमें बैठी हैं सत्ता में, जब लोग हम कुछ नहीं कर पाते सरकार को दोषी ठहराते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो हमारा चाहे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो चाहे किसी भी तरीके से आया है लेकिन सत्ता में बैठा है, तो वो किसी अधिकृत पार्टी का ही नहीं, बल्कि हर आवाम के, हर सिपाही का, हर देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है। तो हम ये एक प्रस्ताव ये रखते हैं कि आने वाली सरकारों से बातचीत करने के लिए एक पैनल गठित होना चाहिए। वो हम और आपके बीच से ही होगा। ऐसा होता है कि हम लोग मंच पे चढ़ जाते हैं आने वाले, और जो वक्त के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं उनको उल्टी सीधी गालियां देते हैं, उनके जो है जो गलत कारनामे हैं उनको उजागर करते हैं, सही कारनामों को उजागर नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग उनसे एक संवाद के, एक डायलॉग का एक माहौल बनाएं। कम से कम जो हमारे हिस्से की जो योजनाएं हैं, जो उनकी तिजोरियों में पड़ी हुई हैं, जब लोग संवाद नहीं करते हमारे लोग, तो वो वापस चली जाती हैं। तो इसलिए जो है उनसे डायलॉग के लिए, संवाद के लिए एक माहौल बनाया जाए, और एक पैनल गठित किया जाए कि हमारे जो मुस्लिम समाज की योजनाएं हैं उन पर बातचीत करने के लिए एक शिष्टमंडल का गठन हो, और हमारे जो आजकल के जो आज जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, इनमें से ही वो टीम के मेंबरान बने, और जो हमारे जो तो कुछ लोगों की स्वीकृति नहीं आई है, बीच में जरा हाथ उठा के इसका समर्थन कीजिएगा, जितने भी लोग समर्थन करते हैं। अभी जो किसान हैदर मलिक साहब ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, वो मैं दिलो जान से उसकी तारीफ करता हूँ। तो मुझे समझ में आता है, थोड़ी सी आपकी भी तारीफ चाहता हूँ, आपका भी ध्यान चाहता हूँ। आज करीब 10 साल हो गए हैं जो भाजपा की सरकार है, लेकिन हमने जो देखा है, ध्यान दीजिए साहबों, हमने जो देखा, गालियां देने के, भाजपा को गालियां देने के, आरएसएस के गालियां देने के, इसके सिवाय उन्होंने डायलॉग का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा सरकार है, मुसलमानों की जितनी स्कीमें इस देश के अंदर है, उसकी तिजोरी उसके हाथ में, और उसकी चाबी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हाथ
लेकर के अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं, नुकसान करेंगे। उसको निकाल कर लाकर अपने समाज को बांटने की कोशिश करें, वो स्कीमें हैं लेकिन वापस हो जाती है। हमारे लीडरान इनकी पोजीशन ये है कि दिनों रात उनको गालियां देते हैं और उन गालियों की वजह से उनके भी डायलॉग नहीं होते हैं, मिल नहीं सकते हैं, इसलिए ये स्कीमें रद्द हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वापस चली जाती है। हमारे समाज को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी किसान हैदर साहब ने जो आह्वान किया है, जो प्रस्ताव लाया है, वो ये लाया है कि हम लोगों में से लीडरान का जो तरीका रहा है वो तो ठीक है, उनको जो ठीक लगा वो किया है। हम लोगों में से इस मुरादाबाद से शुरुआत की जाए। सरकार कोई भी आए केंद्र में, सरकार कोई भी आए राज्य में, किसी भी पार्टी की आए, यहाँ से एक टीम का गठन होना चाहिए। सामने से कोई 2-3 लोग और अपने भी लोग अगर वीडियो बना ले तो अच्छा रहेगा। वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद। मैं सभी लोगों से गुजारिश हमारे मुरादाबाद के एनआरसी के हीरो जनाब साहिब शमसी देशभक्त यहाँ मौजूद हैं, विजयपाल कामरेड जी और नसीर डीसी साहब, शेख सलीम अख्तर साहब, निशान हैदर साहब, वसी अहमद साहब, सैयद उस्मान अमीन जी, नेपाल साहब, उनका टीम इस मंच की तारीफ से मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान रहना चाहिए। कामरेड विजयपाल सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो माइक पर आए। और अगर हम अशफाकुल्लाह खान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, इनको अगर हम एक दायरे में बांध देते हैं तो ये हर हिंदुस्तानी के हीरो है। और जब शहीदों को सम्मान का सवाल आता है तो सबसे पहले सवाल मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि हमारे देश शहीदों ने जो सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश को आजाद कराने के, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम भी थे। ऐसा नहीं मुस्लिम नहीं थे, हिंदू ही थे, मुस्लिम भी थे, बड़ी तादाद में थे। उन लोगों का सपना क्या था, कैसा हिंदुस्तान चाहते थे वो? मानते हैं यहाँ सेनानी दिवस में हमने देखा कि सभी, पहले तो हम शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब को गिराने की पेश करता हूँ। बाकी जो यहाँ जिनके चित्र हैं, जिनकी मूर्तियाँ हैं, उनको सबको मैं गिराने की पेश करता हूँ। और यहाँ कमी रही हमारे अपने वीर अब्दुल हमीद की, हमारे यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं होने के बाद भी हम वीर अब्दुल हमीद साहब को नहीं पहचान पाए। यहाँ के लोग यहाँ, लेकिन वीर अब्दुल हमीद साहब का एक अलग मुकाम क्यों है, क्या है, तो इस पे गौर करना होगा। मैं तारीख को पढ़ने को लौटना चाहूंगा कि जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो इस मुल्क में 2 नजरिए कायम हुए। एक मजलिस मशावरा, मुस्लिम मजलिस मशावरत का नाम रखा 1964 9 अगस्त में, और उसने फैसला किया कि हम मुसलमानों के मसाइल को सरकार से राब्ता कायम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारे तहरीक कारवां के साथियों ने ये कहा कि राब्ता कायम करेंगे, और अपनी बात सरकार के बीच रखे में मैं उस चीज को दोहराना चाहता हूँ। जब ये राब्ता कायम हुआ और मुसलमानों के मसाइलों की फहरिस्त तैयार हुई, मुसलमानों की काविशों से 1967 में मुस्लिम मजलिस मशावरत की कोशिश से चौधरी चरण सिंह की सरकार
चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, उस वक्त के कायदीन ने अपनी फहरिस्त उनके सामने पेश करी और कहा कि हमारे ये मसाइल हैं, हमने आपकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, हमारे मसाइल हल करिए। चौधरी साहब ने उठा के वो लिस्ट फेंक दी, वो लिस्ट की कोई जरूरत नहीं। धक्का लगा कि हमने इतनी मेहनत से सरकार बनवाई, हम तो समझ रहे थे कि हम ही बानी में, लेकिन बनने के बाद जब फेरिस्त फेंक दी गई तब उस वक्त मकासद से बात जाएगी, तब जाके हम कहीं पर कोई मसले का हल निकाल सकते हैं। हमें गौर करना होगा। इस्माइल बाक़ी साहब ने काफी कोशिश की, वहां पर सारी तंजीमों को इकट्ठा करने का काम किया, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ कमी ऐसी रही कि क्योंकि सारी तंजीमों को जोड़ना और उनको एक जगह बिठाना माने जैसे ही है कि जैसे तराजू में मेढकों को तोड़ना होता है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। मेरा मानना है कि नजरियाती एतबार से हिकमत अमली से काम कीजिए और मुत्तहद होकर और बनाने और बिगाड़ने का जब तक खेल नहीं करोगे तो सियासत में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हम सफर न कहीं हम नशी से निकलेगा और हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा और कदम की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने देगा। मुझे यकीन है पानी जनाब विशान मलिक साहब, उनके साथ शाना बशाना उमर फारूक साहब भी रहे और जितने भी लोगों ने उनका ताउन किया है या उनके साथ समय दिया है, उन सब लोगों का वो सब लोग मुबारकबाद के अहल हैं और मैं सब लोगों का उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इस मुरादाबाद की सरजमी पे जो ये प्रोग्राम किया है आयोजन ने, तो इसमें श्रोता नहीं है, इसमें वक्ता हैं, वक्तागण हैं सब लोग। यही मुस्लिम क़यादत का हाल है आज हमारे यहाँ। ये जो मुस्लिम क़यादतें हैं वो भी सिर्फ कायद हैं, अवाम नहीं है, अवाम कायद। इसीलिए हमारी जो जमात खड़ी है। अफसोस